एक गांव के बराबर है मेरा ससुराल। प्रीति अपने पापा से बार बार जिद कर रही थी, लेकिन उसके पापा बार बार उसे इनकार कर रहे थे। चलिए जानते हैं क्यों। पापा, आप एक बार राजीव से मिलकर तो देखिए, आपको वो बहुत पसंद आएगा। आपने अब तक उसे दूर से ही देखा है। बेटा, मैं राजीव को बहुत अच्छे से जानता हूँ। भले ही मैंने उसे दूर से देखा है, लेकिन है तो वो हमारा पड़ोसी ही ना। उसका परिवार बहुत बड़ा है। इतने बड़े परिवार में तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी। पापा, प्यार से तो लोग 7 समुंदर पार करने से भी नहीं डरते, आग के कोयलों पर चल जाते हैं। और मुझे तो जॉइंट फैमिली में ही रहना है। इसमें कौन सी बड़ी दिक्कत आएगी मुझे। अरे प्रीति बेटा, तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर। तुझे तो ढंग से मैगी भी नहीं बनानी आती, उसमें भी तू 1 घंटा लगा देती है। सोच, अगर उस घर का हर सदस्य 3-4 रोटी भी खाएगा तो मेरे बेटे तुझे 300 रोटियां बनानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, जब रिश्ता पक्का हो जाएगा तो माँ मुझे सब कुछ सिखा देगी। आप बस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। आप अपनी एक लौती बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर प्रीति की माँ विभा आती है और कहती है, मान जाइए ना, हमारी एक लौती बेटी है। और वैसे भी जब मैं इस घर में आई थी तो मुझे भी कुछ नहीं आता था, और मम्मी जी ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। और हम तो पहले से ही प्रीति को सब कुछ सिखा कर भेजेंगे। लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो प्रीति बेटा, अगर तुम उस घर में एडजस्ट नहीं कर पाई तो फिर लौट कर वापस अपने पापा के घर मत आना। हाँ, राजीव के साथ आओगी तो तुम्हारा स्वागत है, लेकिन लड़ाई कर कर आओगी तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। मुझे मंजूर है पापा। प्रीति की जिद मानकर उसके पापा मम्मी उसकी शादी राजीव के साथ तय कर देते हैं। कुछ ही महीनों में प्रीति शादी करके राजीव की दुल्हनिया बनकर उसके परिवार में आ जाती है। उसके परिवार में राजीव के दादा दादी, ताऊ ताई, उसके 2 बच्चे, राजीव के पापा मम्मी, राजीव, उसका भाई और एक बहन थी। इतनी बड़ी फैमिली को प्रीति ने एक साथ देखा तो कहा, बिल्कुल हम साथ साथ है वाली फीलिंग आ रही है। कितना अच्छा लग रहा है इतनी भरी हुई फैमिली देखकर। प्रीति खुशी खुशी एक्साइटेड थी। उसे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ फिल्मों जैसा हो रहा है। वो खुशी खुशी अपने परिवार में एडजस्ट कर लेगी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी जिंदगी पूरी ही तरह बदलने वाली थी। अगले दिन प्रीति की सास मयूरा जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी। प्रीति ने जाकर दरवाजा खोला। वो सुबह 6 बजे उठाते हुए कहने लगी, प्रीति बेटा उठ जा, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। सब लोगों के लिए चाय बना ले और सब लोगों के लिए 5 अलग अलग तरह के पराठे बना दे और 2 तरह की सब्जियां बना ले। हाँ, तेरा पहला दिन है तो इतना ही बहुत है। प्रीति ने घड़ी की तरफ देखा और कहा, पर माँ जी, अभी तो सुबह के 6 बजे है। इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है? राजीव ने तो बताया था कि आप लोग सुबह के 10 बजे नाश्ता करते हैं। एक बार रसोई में जाकर नाश्ता बनाना शुरू कर बेटा। अगर तू जल्दी बना लेगी तो कल से देरी से उठ जाना। मयूरा ने भी अपने समय में ससुराल में वो दिन देखे थे जो प्रीति देखने वाली थी। प्रीति अपनी सास की बात मानकर नहा धोकर रसोई में जाती है और उसके बाद सब लोगों के लिए तरह तरह के पराठे बनाने शुरू कर देती है। कुछ ही देर में उसका हाल बहुत बुरा हो जाता है और वो अपने मन में कहती है, अरे मुझे क्या साबुन की टिकिया समझा है इन्होंने, जो इतनी देर से घिसे जा रहे हैं। 6 बजे से पराठे बनाने शुरू किए थे, 9 बज गए। 3 घंटे से काम कर रही हूँ। प्रीति पराठे बनाई जा रही थी और उसके सारे घर वाले पराठे खाए जा रहे थे। मयूरा सबको पराठे परोस रही थी। अब प्रीति ने रसोई में 300-400 पराठे बना दिए थे। उसके बाद मयूरा ने कहा, प्रीति बेटा, अब बस तेरे लिए और मेरे लिए पराठे बना ले। माँ जी, मेरी तो भूख ही मर गई इतने सारे पराठे बना बनाकर। आपके लिए कितने पराठे बना दूं, बता दीजिए। बहू, शादी में इतना बाहर का खाया है कि ज्यादा भूख ही नहीं है। मेरे लिए सिर्फ 9 पराठे बना दे। माँ जी, 9 पराठे खा ही रही हो तो एक और खा लो, 10 हो जाएंगे। ठीक है बहू, जब तू इतना प्यार से पूछ रही है तो 10 ही बना दे। प्रीति अपने मन में कहती है, हे भगवान, मैंने तो मजाक में पूछा था, ये तो सीरियस होकर बैठ गई। अब बनाने पड़ेंगे बोल दिया है तो। जिसके बाद प्रीति अब बहुत परेशान हो जाती है और उसके बाद नाश्ते में सिर्फ 1 गिलास दूध पीती है। तभी उसकी माँ का कॉल आता है। प्रीति अपने कमरे में माँ से बात करती हुई कहती है, माँ, मेरा ससुराल तो पूरे गांव के बराबर है। इतना तो गांव वाले भी नहीं खाते होंगे
जितना मेरे ससुराल वाले खाते हैं। सुबह से आपकी बेटी पराठे बनाते बनाते थक गई है, उसके हाथों में सूजन आ गई है। माँ कुछ दिनों के लिए घर बुला लो। बेटी, हमारे यहाँ रस्म होती है कि शादी के 10 दिन के बाद ही बेटी को मायके बुलाया जाता है, वो भी बस 1 दिन के लिए। अब भी हम तुझे नहीं बुला सकते, माफ कर दे। वैसे भी तूने अपने पिता से जिद करके शादी की है, वो बेकार में तुझे ही सुनाएंगे। ठीक है माँ, वैसे भी मैं पापा को कुछ नहीं बोलूंगी। इतनी मुश्किल से तो उन्होंने मेरी शादी राजीव से करवाई है, मैं राजीव से ही इस बारे में बात करती हूँ। तभी राजीव ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है और कमरे में आता है। प्रीति को परेशान देखकर कहता है, क्या हुआ प्रीति, बहुत उदास लग रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना? राजीव, ये मेरा ससुराल नहीं है बल्कि पूरा गांव है। अरे इतना बड़ा परिवार होता है क्या? इतने सारे लोगों का खाना मैं रोज नहीं बना पाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो तुमने ही तो अपने पापा को कहा था कि लोग प्यार में दरिया पार कर लेते हैं, आग के अंगारों पर चल लेते हैं, और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? पहले भी तो नौकरानी सारे घर का खाना बनाती तो थी, पर दादाजी ने कहा अब नई बहू आ गई है तो बहू के हाथ का ही खाना खाएंगे, इसलिए उसको हटा दिया। लो कर लो बात। अब लोगों ने सोचा कि फ्री में नौकरानी मिल रही है तो कुछ करने की क्या ही जरूरत है, इसलिए नौकरानी हटा दी। और रही मेरे आग के दरिया वाली बात, मैंने तो वो फिल्मी लाइन ऐसे ही मार दी थी। मुझे क्या पता था कि फिल्मी लाइन एक दिन मुझे ही मारने वाली है। अब ऐसे ही प्रीति रोज सारे घर का काम किया करती, सब लोगों के लिए बहुत सारा खाना बनाया करती। धीरे धीरे प्रीति कमजोर होती जा रही थी। मयूरा ने एक दिन उससे कहा, क्या बात है बहू, तुम ढंग से खाना नहीं खा रही हो क्या? बहुत कमजोर लग रही हो। नहीं माँ जी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। इतना सारा खाना बनाने के बाद पेट में जगह ही नहीं बचती, बनाते बनाते पेट भर जाता है। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब तो 25 लोग थे, मुझे पता है मैंने कैसे एडजस्ट किया। माँ जी, मुझे तो अपने ससुराल में अभी से ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरे गांव का काम कर रही हूँ। आप इतने सारे लोगों का काम कैसे कर पाती थी? बहू, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, कभी कभी हम जितना झुकिया उतना ही झुकाती है। पहले मैंने कुछ दिन एडजस्ट किया, फिर जब मुझसे नहीं हुआ तो मैंने हथियार डाल दिए। मैं ये नहीं कह रही कि तू घर का काम मत कर, पर जितना कर सके उतना ही कर। और उसके बाद तेरे ससुर जी ने अपने आप सब लोगों में बराबर काम बांट दिया। राजीव भी तुझसे प्यार करता है, आज नहीं तो कल वो तेरी मजबूरी समझेगा। माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भी कभी बहू थी और तेरा दर्द अच्छे से समझती हूँ, और मैं ही समझूंगी क्योंकि मैं तेरी सास हूँ। मैं तुझसे बस ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा अच्छा बनने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। इस घर में तेरे अलावा भी 3 औरतें हैं, हम सब मिलकर साथ में काम कर सकते हैं। फिर सारा काम तू अकेली क्यों करती है? लेकिन उतना ही काम तू कर जितना तू कर सके। मैं तुझे अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर लाई हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू इतना एडजस्ट करे कि चेहरा मुरझा जाए और तू बीमार हो जाए। प्रीति ये बात सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी सास को गले से लगा लेती है और कहती है, माँ जी, आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैं चाहकर भी अपने पापा को ये सब नहीं बता सकती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने मुझे पहले ही इस बारे में समझाया था। अब प्रीति को समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। अगले दिन जब सभी खाना खाने बैठते हैं तो वो सब लोगों के लिए ब्रेड और बटर बनाकर तैयार कर देती है। ये देखकर सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं और सवाल करते हैं, क्या बात है प्रीति बेटा, मेरे पराठे कहाँ है? अरे पराठे नहीं बने तो पोहा बना देती। ये ब्रेड बटर कौन खाएगा? दादाजी, कल रात का खाना बनाकर मैं थक गई थी, इसलिए मैंने सब लोगों के लिए ब्रेड बटर बना दिया। और इसे बनाने में भी आपको बता दूं कि मुझे आधा घंटा लगा। अगर आपको कुछ और खाना है तो कोई और बना देगा। मैं तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, मुझसे इतने लोगों का काम नहीं हो पाएगा। राजीव की शादी से पहले घर में नौकरानी थी, उसी को वापस बुला लेते हैं। हाँ दीदी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं नौकरानी को कॉल कर देती हूँ, वही आकर कल से खाने पीने का काम संभाल लेगी। मयूरा ये बोलती है और प्रीति को आंख मारती है। प्रीति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसके बाद अगले दिन से प्रीति के ससुराल में नौकरानी आ जाती है। इस तरह प्रीति की सारी परेशानी दूर हो जाती है और उसे एक गांव के बराबर अपने ससुराल से अब किसी तरह की परेशानी नहीं होती।
सुरभि और नैना बचपन की सहेलियां थी। शादी के बाद दोनों अपने परिवार और ससुराल में इतनी बिजी हो गई कि दोस्ती के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया था। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज सुरभि मार्केट से सब्जियां लेकर घर लौट रही थी। तभी एक बड़ी सी गाड़ी उसके बगल से तेजी से गुजरती है और उसकी सारी सब्जियां जमीन पर गिर जाती है, जिस पर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, गाड़ी चलाते टाइम रोड पे चलते हुए इंसान तुम्हें दिखाई नहीं देते क्या? तुम गाड़ी वालों को, तुम्हारी तो मेरी 2 दिन की सब्जियां गिरा दी। बताओ अब मैं घर जाकर क्या बनाऊंगी? सासू माँ चिल्लाएंगी वो अलग। सुरभि इतना कहकर नीचे झुककर जमीन से सब्जियां उठा रही थी। तभी उस गाड़ी से एक औरत निकलकर उसके पास आती है, जो कि कोई और नहीं उसकी बचपन की सहेली नैना थी, जिसे देखकर सुरभि दंग रह जाती है और उसे गले लगाकर कहती है, नैना तू इतने सालों बाद मिल रही है, मैंने सोचा तू तो मुझे अभी तक भूल ही गई होगी। कैसी बातें कर रही है तू? अपने दोस्तों को भी कोई भूलता है क्या, जो मैं तुझे भूल जाती? मैं तो तुझे रोज याद करती थी। जब मैं यहाँ वापस आई तो तेरे घर भी गई थी, लेकिन फिर पता चला कि तेरी शादी हो गई है और आंटी अंकल ने भी घर बदल लिया है। फिर मैंने सोचा शायद तेरा मेरा साथ शादी के पहले तक ही था। मैंने तुझे बहुत याद किया, लेकिन बस वही हालातों के चलते दोनों चाहते हुए भी एक दूसरे से मिल नहीं पाए। लेकिन मुझे यकीन था कि हम आज नहीं तो कल मिलेंगे जरूर। बता फिर कैसी है? सारी बातें यहीं सड़क पर खड़ी होकर करेगी क्या? चलना कहीं चलते हैं बाहर घूमने। नहीं यार, लेट हो जाएगा घर पहुँचने में, सासू माँ बहुत सुनाएंगी। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, अभी तू मेरे घर ही चल ले, घूमने हम फिर कभी चल लेंगे, यहीं पास में मेरा घर है। नैना इतना कहकर सुरभि को अपने घर लेकर जाती है। नैना के ससुराल का आलीशान बंगला देखकर सुरभि की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो अपने मन में कहती है, हाय राम जी, नैना का ससुराल तो किसी महल से कम नहीं है। ऐसा आलीशान घर तो मैंने टीवी में देखा था और आज नैना के ससुराल में देख रही हूँ। ऐसा घर लेने का तो मेरा बचपन से सपना था, लेकिन मुझ जैसी को कहाँ मिलेगा ऐसा ससुराल। मुझे तो एक गरीब ससुराल मिला है। क्या हुआ तुझे? तू कहाँ खो गई? बता ना, तुझे मेरा ससुराल कैसा लगा? तुझे पसंद तो आया ना? नैना, तेरा ससुराल तो बहुत अमीर है। लगता है तेरे पति के पास बड़ा पैसा है, तभी तो इतना आलीशान घर बना रखा है। हाँ सुरभि, तू सही कह रही है। मेरे पति के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन मेरे लिए टाइम नहीं है। और तू तो जानती ही है कि मुझे हमेशा से केयर करने वाला, प्यार करने वाला ससुराल चाहिए था। मुझे अमीर ससुराल की कोई चाहत नहीं थी। तब तो तुझे मेरे गरीब ससुराल में होना चाहिए, जहाँ पैसे के अलावा तुझे सब कुछ मिलेगा। और तुझे आज मैं एक सच्ची बात कहती हूँ, जब बगल में पैसा दबा हो ना, तभी परिवार वालों की केयर अच्छी लगती है। बिना पैसे के कुछ नहीं होता, जिंदगी साली कैद जैसी लगती है। तू ऐसा क्यों बोल रही है यार? भगवान जिसे जो देता है उसके लिए वही अच्छा होता है। जैसा भी है वो तेरा ससुराल है, इस तरह से उसकी बुराई करना अच्छी बात नहीं। देख यार, हम बचपन के दोस्त हैं, इसीलिए मैं तुझे कुछ गलत नहीं कहना चाहती, लेकिन तुझे तो ना चाहते हुए भी अमीर ससुराल मिल गया, तो तू मुझे ये ज्ञान दे रही है। कहीं मेरी तरह तू गरीब ससुराल में होती, तब तुझे पता चलता कि अमीर होना कितना जरूरी है। तू भी इतनी दिनों बाद मिली, उसके बाद ये अमीर गरीब ससुराल का रोना लेकर बैठ गई है। जिसकी पूरी जिंदगी गरीबी में चली गई, वो हमेशा रोएगी ही ना। ये तेरी गलत सोच है सुरभि। जो नहीं मिला उसकी चाह में तू जो मिला है उसकी अहमियत भी खो रही है। खैर छोड़, तू मेरी बात नहीं समझेगी। गरीब ससुराल तो मेरा है ना, तेरा तो अमीर ससुराल है। चल मैं चलती हूँ, फिर कभी मिलेंगे। सुरभि इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों सहेलियां आए दिन एक दूसरे से मिलना शुरू कर देती है। नैना के कई बार कहने पर भी सुरभि नैना को अपने गरीब ससुराल में लेकर नहीं जाती थी। ऐसे ही थोड़ा समय और निकलता है। तभी एक रोज नैना सुरभि का पीछा करते हुए उसके घर जाती है, जहां सुरभि के ससुराल में नैना को बड़ी गाड़ी से उतरते हुए देखकर सब लोग हैरान थे। तभी सुरभि नैना का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाकर कहती है, तो यहाँ कैसे आई? मैंने तो तुझे अपने घर का पता भी नहीं दिया था। तू मेरी सहेली है, मैं जब तेरे घर आना चाहूँ आ सकती हूँ। तुझे क्या लगा तू नहीं बताएगी तो मुझे तेरा एड्रेस नहीं मिलेगा? मैं आज तेरा पीछा करते हुए यहाँ आ गई तेरे घर तक। क्यों आई है तू मेरे घर? मैं तुझे बाहर मिल लेती, फिर क्यों आई?
अपने अमीर ससुराल का रौब झाड़ने आई है ना, और मेरे गरीब ससुराल का मजाक उड़ाने। वो तो तेरी सोच है, मैं तो तेरे ससुराल वालों से मिलने आई हूँ। और तेरा घर छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है पागल। अब तू ज्यादा मत सोच और जल्दी से मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म चाय बना ला। चल ठीक है, तू मेरे कमरे में बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। सुरभि इतना कहकर किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। जल्दी जल्दी के चक्कर में सुरभि के हाथों से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर जाता है और उसका पूरा पैर जल जाता है, जिस पर वो जोर से चिल्लाती हुई जमीन पर बैठ जाती है। और उसकी आवाज सुनकर नैना और सुरभि का पति भागते हुए आते हैं और राहुल यानी सुरभि का पति उसे उठाते हुए कहता है, सुरभि तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा जल गया क्या? मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि किचन का सारा काम थोड़ा आराम से और धीरे धीरे किया करो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। अब जल गई ना, कितना दर्द हो रहा होगा। अब आप मुझे ऐसे डांटते ही रहोगे क्या? अरे डॉक्टर को फोन करके बुला दो ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बुलाता हूँ यार। सॉरी, वो तुम्हें परेशानी में देखकर मेरा दिमाग ही चलना बंद हो गया। राहुल इतना कहकर डॉक्टर को कॉल करके घर बुलाता है और डॉक्टर सुरभि का चेकअप करके उसे दवा देकर चला जाता है। सुरभि के प्रति उसके पति का इतना प्यार देखकर नैना अपने मन में सोचती है, यहाँ सुरभि के पति को सुरभि की कितनी चिंता है कि उसका जरा सा पैर जलते ही उसने पूरा घर सर पर उठा लिया और अब उसका कितना ख्याल भी रख रहा है। इसे कहते हैं किस्मत। तुझे क्या हुआ नैना? तू कहाँ खो गई? सॉरी यार, मैं तुझे चाय नहीं पिला पाई। कोई बात नहीं, मैं चाय फिर कभी पी लूंगी। अभी तो आराम कर, मैं चलती हूँ। नैना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज ठीक होने के बाद सुरभि नैना के घर आती है तो देखती है कि वो पूरे घर में अकेली अपने कमरे में बुखार से तड़प रही है। तभी नैना का पति राजीव उसके पास आता है और उसको बीमार हालत में देखकर कहता है, यार तुम अभी तक बिस्तर पर ही पड़ी हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें एक बिजनेस पार्टी में जाना है जहाँ वाइफ के साथ जाना ज्यादा जरूरी है, फिर भी तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। देखिए, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। मैं आपके साथ पार्टी में नहीं चल सकती। मुझे नहीं पता, चलना तो तुम्हें पड़ेगा ही, वरना मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। हम रास्ते में दवा ले लेंगे। कम ऑन, जल्दी तैयार हो जाओ। राजीव इतना कहकर नैना का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे बेड से उठाकर खड़ा करता है और नैना बेहोश होकर जमीन पर गिरने वाली थी कि तभी सुरभि आकर उसे पकड़ लेती है और राजीव से कहती है, जब वो कह रही है कि वो नहीं जा पाएगी तो आपको समझ नहीं आ रहा? तुम कौन हो? मैं इनकी दोस्त हूँ और ये कहीं नहीं जाएगी। सुरभि की बात सुनकर राजीव गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी सुरभि डॉक्टर को कॉल करके घर बुलाती है और नैना का इलाज करवाती है। डॉक्टर के जाने के बाद नैना सुरभि से कहती है, अब समझ में आया तुझे अमीर और गरीब ससुराल में अंतर। अमीर लोगों को अपने फायदे के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन गरीब लोगों में प्यार, केयरिंग, भरोसा सब होता है सिवाय पैसे के। इसलिए कहती हूँ कि अब भी समय है ये अमीर गरीब ससुराल का अंतर छोड़कर जो है उसमें खुश रहना सीख। तेरे पास ऐसा इंसान है जो तेरी कदर करता है। अपनी सहेली की बात सुनकर और उसकी हालत देखकर सुरभि को अपनी गलत सोच पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपनी सहेली से कही हुई बातों के लिए उससे माफी मांगती है। साथ ही अपने गरीब ससुराल वालों को दिल से अपनाकर उनके साथ खुशी खुशी रहती है। गोपाल गरीब आदमी था जो किराए पर ऑटो चलाया करता था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे जिन्हें पूरा करने के लिए वो बहुत ही मेहनत करता था। लेकिन उसकी किस्मत हर बार उसे धोखा दे जाती थी। एक दिन वो सोते हुए सपना देख रहा था कि उसके पास गाड़ी बंगला सब होता है, नौकर चाकर उसके घर में काम कर रहे हैं। तभी उसकी पत्नी राधा बाल्टी भर पानी उसके ऊपर फेंकते हुए कहती है, गरीब आदमी के बड़े सपने देखने का ख्वाब पूरा हो गया हो तो अपनी आंखें खोलिए और होश में आकर जिंदगी की सच्चाई को देखिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना राधा? ऐसे कौन जगाता है किसी सोते हुए इंसान को? आगे से ऐसा करने की सोचना भी मत। आप जैसे लोगों को ऐसे ही जगाना चाहिए। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन सपने तो इतने बड़े हैं कि पूछो मत। आज नहीं है फूटी कौड़ी भी तो क्या हुआ, कभी तो होगी। उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए। मुझे अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा है। एक दिन ना मैं अपने सपने को जरूर पूरा करूंगा। और सपने पूरे भी उनके होते हैं जो सपने देखते हैं। मैं ऐसे सपने देखकर अपने आप को तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ जिसका पूरा होना ही एक सपना हो, क्योंकि जब सपना टूटता है तब बहुत दुख होता है। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल मैं अपने हालातों को बदल दूंगा, देख लेना तुम। हाँ देख लूंगी,
अभी पहले जाइए, बनिए की दुकान से कुछ खाने को ले आइए और चाय के लिए दूध। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है भूख से। राधा की बात सुनकर गोपाल कपड़े बदलकर बनिए की दुकान पर जाता है और वहाँ बैठी औरत से कहता है, और काकी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है ना आप? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तू बता, तू कैसा है? तेरा काम कैसा चल रहा है? सब ठीक ही है काकी, कैसे भी करके काम चल रहा है। लेकिन आप ये सब छोड़िए, मुझे एक थैली दूध और बिस्किट देना, जरा देर हो रही है। बेटा माफ कर, लेकिन मैं तुझे और उधार नहीं दे सकती हूँ। मेरे बेटे ने मना किया है तुझे उधार देने को। तेरा उधार पैसा बहुत ज्यादा हो गया है। अरे काकी, मैं कहीं भागे नहीं जा रहा हूँ। जैसे ना मेरे पास पैसे होंगे वैसे मैं सबसे पहले आपका उधार चुका दूंगा। लेकिन अभी मेरे घर में अनाज भी एक दाना नहीं है, तो हम लोग भूखे रह जाएंगे अगर आपने हमें उधार नहीं दिया तो। मुझे माफ कर दे बेटा, लेकिन मैं तुझे उधार नहीं दे सकती हूँ। मैं भी मजबूर हूँ अपने बेटे के आगे। काकी की बात सुनकर गोपाल अपने घर वापस लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है, जिस पर राधा कहती है, इसका मतलब आज भी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। हमें चाय तक नसीब नहीं होगी, खाना तो बहुत दूर की बात है। जाइए, आप अपने काम पर जाइए। जब आप पैसे लेकर आएंगे तभी तो हम कुछ खाएंगे ना। मुझे किराए पे चलाने के लिए एक ऑटो नहीं मिला, तो फिर मैं कैसे काम पर जाऊँ? तो फिर हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? हमें और कितने दिन भूखा रहना पड़ेगा? अगर आप काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? पता नहीं इस गरीबी में और कितने दिन काटने पड़ेंगे। मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसा लगता है भूख के मारे ही मैं मर जाऊंगी। गोपाल राधा को भूख से तड़पते हुए देखकर बहुत परेशान हो जाता है। दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी उसका दोस्त राघव वहां आता है और उसके पूछने पर गोपाल उसे सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर वो कहता है, बस इतनी सी बात है? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने मालिक का एक ऑटो किराए पर चलाने के लिए दे देता हूँ। अभी वह इस शहर में नहीं है, लेकिन भाई ध्यान से, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, वरना हम गरीब लोग उसकी भरपाई भी नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ ठीक है भाई, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बस तू मुझे कोई ऑटो दिलवा दे किराए पर चलाने के लिए, बस ताकि मैं अपने घर का खर्चा निकाल सकूं। गोपाल की बात सुनकर राघव उसे लेकर अपने मालिक के घर जाता है और उसके नौकरों से ऑटो की चाबी लेकर गोपाल को दे देता है, जिसके बाद गोपाल ऑटो चलाने के लिए निकल जाता है। लेकिन वो रॉन्ग वे में ऑटो चलाने की वजह से पुलिस वाले उसकी ऑटो को जब्त करके पुलिस स्टेशन पर ले जाते हैं। तभी वो घबराते हुए अपने दोस्त राघव को फोन करता है और उससे कहता है, अब भाई तूने जो मुझे ऑटो चलाने के लिए दिया था ना, मेरी गलती से ना मैंने उसे रॉन्ग साइड चला दी, तो उन्होंने ना ऑटो जब्त कर लिया और पुलिस स्टेशन लेकर आ गए हैं। मैं पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़ा हूँ। इन्होंने ना 10,000 का चालान काटा है, तभी ऑटो छोड़ेंगे। भाई तूने क्या किया? मैंने तुझ गरीब की मदद करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया था ताकि तू भी अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर सके, लेकिन तूने तो मेरी ही रोजी रोटी छीनने का जुगाड़ कर दिया। अगर मेरे मालिक को पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेगा। मुझे माफ कर दे भाई, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है। मैं 10,000 का जुर्माना कैसे भरूंगा भाई? तू जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जा। गोपाल की सारी बातें सुनकर वो जैसे तैसे करके पैसों का इंतजाम करके पुलिस स्टेशन पहुंचता है और जुर्माना भरकर ऑटो वहां से निकाल लाता है, जिसके बाद वो गोपाल से कहता है, भाई अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैंने तेरी मदद करने का नतीजा देख लिया, मुझे माफ कर दे भाई। भाई मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, जो हुआ अनजाने में हुआ। मैं सच कह रहा हूँ भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। क्या माफ करूँ मैं भाई तुझे? तूने अपनी एक गलती की वजह से मेरी सारी जमा पूंजी ही लुटवा दी। अगर मैं पैसे नहीं भरता तो तेरी तरह मुझे भी रोटी के लाले पड़ जाते, लेकिन अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ कर दे भाई। राघव इतना कहकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद गोपाल भी निराश होकर शाम के समय खाली हाथ अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताते हुए कहता है, तुम सही कहती हो, गरीब आदमी के सपने हमेशा गरीबी में ही रह जाते हैं। जब वो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं कमा के खिला सकता है तो गाड़ी बंगले कहाँ से लाके देगा? इतने बड़े सपने कैसे पूरा कर पाएगा? मैं हार गया हूँ राधा, मैं हार गया हूँ। मेरी वजह से तुम्हें इस गरीबी में और भूखे रहकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। मैं तुम्हें पेट भर खाना तक नहीं खिला सकता। कौन कहता है कि मैं भूखी हूँ?
देने वाला ऊपर वाला है। वो अपने बच्चों को भूखा जगाता जरूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं। आपके जाने के बाद मैं मंदिर गई थी, वहाँ भंडारा हो रहा था तो मैंने खा लिया और आपके लिए भी ले आई। अब आप खाना खाइए और सो जाइए आराम से, कल का कल देखेंगे। मैं तुम्हें इस गरीबी के सिवा कुछ नहीं दे पाया, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत बोलिए आप, आपका मेरे साथ होना ही बहुत है मेरे लिए। और आप हिम्मत क्यों हार रहे हैं? आपको तो अभी बहुत मेहनत करनी है अपने बड़े सपने पूरे करने के लिए। एक रास्ता बंद हो गया तो क्या हुआ, कल नया रास्ता मिल जाएगा। राधा की बात सुनकर गोपाल को एक नई हिम्मत मिलती है। अगले दिन सुबह उठकर वो चारपाई पर बैठा सोच रहा होता है कि आज की शुरुआत कैसे करे। तभी राधा कुछ सोने के गहने लेकर उसके पास आती है और कहती है, आपको ये गहने गिरवी रखकर जो पैसे मिले उससे आप ऑटो की डाउन पेमेंट करके एक नया ऑटो निकलवा लीजिए और धीरे धीरे उसी से कमाकर आगे की किस्त भर दीजिएगा। इससे आपको किसी से ऑटो किराए पर चलाने के लिए नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन ये गहने तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी थी। इससे पहले तो मैंने तुमसे कई बार तुमसे ये गहने मांगे थे, लेकिन तुमने नहीं दिए थे। पर आज क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि आप जैसे गरीब आदमी के बड़े सपने कभी लाइफ में पूरे नहीं होंगे। आपके अंदर काबिलियत नहीं है, लेकिन मैं गलत थी। जैसे आपको बड़े सपने देखने का शौक है, वैसे ही उन्हें पूरी करने की काबिलियत भी तो है। आपको मौका तो मिलना ही चाहिए ना। राधा की बात सुनकर गोपाल बहुत ही खुश हो जाता है और राधा के कहे अनुसार गहने गिरवी रखकर उससे मिलने वाले पैसे जमा करके एक नया ऑटो निकाल लेता है और दिन रात एक करके मेहनत करना शुरू कर देता है। समय बीतता है। समय के साथ गोपाल अपनी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार कर लेता है और गरीबी की जिंदगी से उठकर मिडिल क्लास लाइफ जीने लगता है। इस तरह से गरीब गोपाल अपने बड़े सपनों की तरफ एक एक करके कदम बढ़ाना शुरू कर देता है।